हेलो स्टूडेंट, आई एम सनी अग्रवाल और आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के विकास में हेनरी फेयोल का योगदान। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के लिए 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रबंध समस्या के अध्ययन में अगर प्रशासनिक प्रबंध की बात की जाए तो हेनरी फेयोल ने उसमें क्या क्या योगदान दिया है। हेनरी फेयोल ने एक संगठन में प्रबंधकीय क्रियाओं को मुख्यतः 6 क्रियाओं में विभाजित किया है। ये क्रियाएं हैं तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं एवं प्रबंधकीय क्रियाएं। अगर बात करें हम प्रबंधकीय क्रियाओं की तो प्रबंधकीय क्रियाओं के संदर्भ में फेयोल ने अपने विचारों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रबंधकीय योग्यताएं एवं प्रशिक्षण। प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रबंध के विकास क्रम में फेयोल ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध की योग्यता एवं प्रशिक्षण को प्रभावित किया है। उनके अनुसार किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में जो प्रबंधक पाया जाता है उसमें 6 गुणों का होना आवश्यक है। देखिए कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला है शारीरिक गुण। एक प्रबंध स्वस्थ, सुशील स्वभाव का होना चाहिए तथा वह स्फूर्तिवान व्यक्ति होना चाहिए। बात करें उसके मानसिक गुणों की तो उसमें समझने की, यानी कि अगर कोई भी चीज़ उसको बताई जाए तो उसको समझने की एवं सीखने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ वह विवेकशील यानी कि धैर्यवान होना चाहिए। सार्थकता और निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी आवश्यक है। तीसरा सदाचार। सदाचार योग्यता के अंतर्गत वह व्यक्ति उत्तरदायित्व स्वीकार करने वाला हो, उसमें उत्तरदायित्व उठाने की क्षमता हो, साथ ही साथ वह पहल क्षमता का गुण भी रखता हो। वह संस्था के लिए निष्ठावान, वह गौरवमयता वाला व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक गुण जो है उसमें कार्य विषय से संबंधित क्रियाओं व उनके प्रतिपादन का उसे ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जिस काम को वो कर रहा है, अगर वह क्रय विभाग का प्रबंधक है तो क्रय की क्रियाओं के लिए, विक्रय का है तो विक्रय की क्रियाओं के लिए, यानी कि जो काम उसको करना है उस क्रियाओं से संबंधित कार्य उसे आते हो, उसको उसकी जानकारी होनी अति आवश्यक है। फिर है प्रविधिक। प्रविधिक में कार्य प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली बातें, जो भी उसका कार्य है या हमारा कार्य है उससे जो बातें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है उस सारी चीज़ों का उसे ज्ञान होना चाहिए। जो नियमावली सरकार द्वारा बनाई गई है, जो दूसरे कानून हैं, श्रम संगठनों के नियम हैं, सारी चीज़ों का उसे ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट है अनुभव। यह अनुभूत लिख दिया गया है गलती से, अनुभव। तो जैसे जैसे वो कार्य करता रहेगा, जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस आता रहेगा, वो अपने काम में दक्षता प्राप्त करेगा। तो ये एक प्रबंधक के सामान्य योग्यताएं थी। नेक्स्ट आते हैं प्रबंध के तत्व। प्रबंध के तत्व हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रबंध के तत्व में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना। जैसे पहले भी आया था प्रबंध के मुख्य तत्व पिछले चैप्टर के अंदर, वहाँ भी हमने यही पढ़ा था। नियोजन, प्लानिंग करना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। संगठन का निर्माण करना, यानी कि कितने व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी देखना। निर्देशन, उन व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए निर्देशित करना। नियंत्रण, समय समय पर उनका निरीक्षण करके नियंत्रण करना। और सभी कार्यों में समन्वय, तालमेल स्थापित करना, समन्वय। इसके बाद में जो तीसरा आया था प्रबंध के सिद्धांत।
प्रबंध के सिद्धांत हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 14 सिद्धांत जो हेनरी फेयल ने दिए हैं वही रिपीट है, इसलिए मैं इनको दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। इसके लिए अगर आपको वापस से समझना है तो आप पिछला टॉपिक देख सकते हैं। चलिए, ये हुआ हेनरी फेयल का योगदान। नेक्स्ट टॉपिक है 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर। ध्यान दीजिएगा, पीटर एफ ड्रकर एक ऐसे प्रबंध शास्त्री थे जिन्होंने आधुनिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इनका 1954 में MBO यानी कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध का सिद्धांत विश्व विख्यात सिद्धांतों में से एक है। 1909 में इनका जन्म हुआ था। प्रबंध के सबसे ज़्यादा देखा सुना जाने वाला नाम, सबसे ज़्यादा सम्मानित नाम पीटर एफ ड्रकर का है, जिन्हें अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक और मैनकेन्से ने, ये 1980 में अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक तथा मैनकेन्से ने इन्हें प्रबंध गुरु यानी कि मैनेजमेंट गुरु की उपाधि दी थी। ड्रकर ने प्रबंध के व्यवहार एवं विचारधारा को नई दिशा प्रदान करी। साम्यवादी जगत को ध्यान आकर्षित करने वाले पश्चात जगत के वह अकेले व्यक्ति थे और यह शुरू से ही नौकरशाही प्रबंध के घोर विरोधी हैं। यह मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2002 में इन्हें अमेरिका के एक बहुत ही सम्मानित अमेरिकन प्रेसिडेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया था तथा इनका देहांत 2005 में हुआ था। ये प्रबंध को सृजनात्मक क्रिया मानते थे तथा इनका कहना था प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन तथा नवप्रवर्तन है। सृजन यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उन काम को अनुसरण करना, उनको देखना और नए नए तरीके उन्हें पुनर्जीवित करना, उनको और बढ़ाने के लिए आगे कार्य करना। उनका मानना था कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, कोई शक्तियां नहीं, यानी कि प्रबंधक स्वयं भी एक व्यक्ति ही है। ड्रकर लिखते हैं, प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं है, प्रबंध ही समाज संस्कृति को दिशा ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो यह सब प्रबंधक पर ही निर्भर करेगा। 1980 में इनकी लिखी पुस्तक मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम में प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इसीलिए इन्हें 21वीं सदी के प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। प्रबंध के बढ़ते महत्व को इन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शाया, जिसमें इन्होंने लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है जो एक भीड़ को, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिना प्रबंध के संगठन के सभी सदस्य एक भीड़ के अलावा और कुछ नहीं रहेंगे। तो एक भीड़ को संगठन में बदल देता है तथा मानवीय प्रयासों के परिणाम में परिवर्तित कर देता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रयास करता है, प्रबंधक का कार्य होता है उन सभी के प्रयासों को संगठनात्मक सामूहिक प्रयासों में परिवर्तित करे और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करे। तो पीटर एफ ड्रकर प्रबंध जगत का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रबंध की तकनीकें। प्रबंध की तकनीकें जो वर्तमान समय के अंतर्गत बनाई गई है। वर्तमान समय में वातावरण के सभी तत्व तीव्र गति से परिवर्तित, यानी कि पुराने ज़माने के अंदर जब हम काम करने के तरीके थे और आज के समय में काम करने के जो तरीके हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन दर्शन, योग्यताओं तथा संगठन के आंतरिक वातावरण पर भी पड़ता है। तो पहले जिस तरह से हम काम करवा सकते थे वो तरीका आज नहीं रहेगा। पहले ग्राहकों को जिस तरह से हम संतुष्ट करते थे अब वो तरीके नहीं हैं। ठीक है ना। व्यवसाय जो है लोकल से बढ़कर राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहा है। तो हमारे काम करने के तरीकों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन आए हैं। वर्तमान समय में तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने के कारण प्रबंध का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप प्रबंध की नई नई तकनीकों को अपनाया जाने लगा है, जिसमें से कुछ प्रमुख है जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है उद्देश्य द्वारा प्रबंध, MBO। सेकंड है अपवाद द्वारा प्रबंध,
MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तीसरा है व्यू रचनात्मक प्रबंध। ये 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन तीनों की डिटेलिंग आपके कोर्स में है। बाकी जो तकनीकें हैं ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, इनके नाम ही हैं, तो एक बार नाम आप देखेंगे। उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक ऑपरेटिंग प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र प्रबंध और आकस्मिकता प्रबंध या आकस्मिकता दृष्टिकोण, एक ही बात, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पहले 3 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उद्देश्य द्वारा प्रबंध अपना आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध का निर्धारण उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है। यानी कि संस्था एक उद्देश्य का निर्धारण करती है और सारा कार्य उस उद्देश्य के अनुरूप ही किया जाएगा, यानी उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य का निर्धारण संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंधक, स्वामी तथा कर्मचारी सब जने साथ में मिलकर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उस उद्देश्य पूर्ति के लिए उसके दायित्व बताए जाते हैं और उसी के अनुरूप कार्य कराया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर संयुक्त रूप से उद्देश्य, जैसे मैंने कहा हर व्यक्ति, अब संगठन का उद्देश्य हो गया संगठन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उसे बताया जाता है, जिसमें उसकी सहमति भी ली जाती है, जिससे बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यह एक प्रभावी नियोजन तकनीक है जिससे कार्य का निष्पादन किया जाता है। लेते हैं इसके फीचर्स, प्रकृति। यह एक कार्यात्मक अवधारणा है जो कि उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया को अत्यधिक महत्व देती है। यानी कि इस तकनीक के अंदर हम जो है इस चीज़ पर ही ध्यान देते हैं कि संस्था का उद्देश्य प्राप्त जो हमने सोचा है वो होना ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। यह अवधारणा उद्देश्य के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, ना कि उनके क्रियान्वयन। यानी कि मेरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, अब वो कैसे करना है उससे मतलब नहीं है, मैं किस विधि से काम करूंगा उससे। आज जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं फेस टू फेस क्लास लूँ, मैं डिजिटल क्लास लूँ, मैं लेक्चर बना के दूँ, उससे मतलब नहीं है। मैं जो क्लास बना के आप लोगों को दे रहा हूँ वो अच्छे होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। मेरे को जो है मैनेजमेंट की तरफ से या जो डायरेक्टर की तरफ से ऑर्डर है कि मेरा काम अच्छे से करूँ। अब उसके लिए मैं कौन से मेथड अपनाता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो उद्देश्य कैसे पूरा करूँगा इससे संगठन को लेना देना नहीं है, लेकिन उद्देश्य अच्छे से पूरा हो इसका उनको मतलब रहता है। ये परिणामोन्मुखी है, यहाँ परिणाम मॉल लिखा है, परिणामोन्मुखी यानी कि परिणाम को ध्यान में रखकर करने वाला, उद्देश्य को ध्यान में रखने वाला, लक्ष्यों के हिसाब से कार्य करने वाला, तथा यह विचारधारा सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे मैंने कहा था ना, उच्च स्तरीय प्रबंधक, अन्य प्रबंधक, कर्मचारी, स्वामी सब जने साथ में मिलकर उद्देश्य निर्धारित करते हैं। सबकी सहभागिता होती है, सबके लक्ष्य जो है उनसे पूछ के निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं के अनुरूप किए जाते हैं, ताकि बाद में किसी तरह का वाद विवाद उत्पन्न ना हो। देखिए आगे देखते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ। तो सबसे पहला है श्रेष्ठ प्रबंध। अगर देखा जाए तो प्रबंध की सबसे श्रेष्ठ विधियों में से ये एक है, क्योंकि इसके अंदर हम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भागते हैं और जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि भी होती है। एक व्यक्ति को पहले से पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे कितना काम करना है, किस तरीके से करना है, तो वो उसको और अच्छे बेहतर से करता है। सेकंड है श्रेष्ठ नियोजन की विधि। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में जो है श्रेष्ठ नियोजन विधि मानी जाती है, क्योंकि जब हम उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर रहे हैं, उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं, तो
सभी जने साथ में मिलकर कार्य करते हैं और सबको उनके कार्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं, तो इसलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। तीसरा है संगठन की स्पष्टता। इस प्रणाली में संगठन की भूमिका, कार्य, दायित्व, भारार्पण आदि को भी स्पष्ट, यानी कि कौन सा कर्मचारी क्या काम करेगा, उसके लिए उसको क्या अधिकार हैं, क्या उसके दायित्व हैं, संस्था के उद्देश्य में उस व्यक्ति की क्या भूमिका रहेगी, इन सब बातों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाता है, जिससे किसी तरह का वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट है वचनबद्ध निष्पादन। जैसे मैंने कहा कि कर्मचारी और प्रबंधक साथ में मिलकर उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। कर्मचारी को क्या काम करना है, तो कर्मचारी की खुद की स्वीकृति है, अतः वो इसके लिए वचनबद्ध हो जाता है। वह बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकता, कोई बहाना नहीं बना सकता, किसी दूसरे के ऊपर भी उसको नहीं डाल सकता। उसका क्या काम है उसको पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाता है, तो यह एक वचनबद्ध निष्पादन कहलाता है। तथा नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी विधि है ये, क्योंकि सभी कर्मचारियों को उनके लक्ष्य उद्देश्यों का ज्ञान होता है और अगर कल को कोई त्रुटि होती है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह कमी किस व्यक्ति, किस कर्मचारी, किस वर्कर के कारण हुई है। ठीक है, अब आते हैं इसके जो लाभ हैं उच्च प्रबंधकों के होते हैं। उच्च प्रबंधकों को सबसे पहले अधीनस्थों के मार्गदर्शन में आसानी होती है। अधीनस्थों के मार्गदर्शन में कैसे आसानी होगी, क्योंकि पहले से स्पष्ट हैं कि किसका क्या काम है, तो उनको ये बताना आसान होगा कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, कितने समय में करना है और किस प्रकार से करना है, तो उनके मार्गदर्शन में उच्च प्रबंधकों को आसानी होती है। सेकेंड है अधीनस्थों के कार्य मूल्यांकन का उचित आधार, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के कार्य पहले ही निर्धारित होते हैं, तो एक आधार होता है, एक निश्चित आधार होता है जिससे हम देख सकते हैं कौन सा कर्मचारी ढंग से काम कर रहा है, कौन नहीं। अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सही से काम कर रहा है या नहीं ये हमें पता होता है। संस्था के उद्देश्यों को व्यक्तिगत उद्देश्यों से जोड़कर बताया जाता है, तो प्रत्येक कर्मचारी को यह बताना आसान हो जाता है कि वह कार्य किस प्रकार से करे। अगर उसकी शंकाओं का निवारण होगा तो वह स्वयं अच्छे से काम करेगा। और विभिन्न विभागों के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, समन्वय स्थापित होगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने अपने काम अच्छे से पता है, उनको अपने अधिकारों का बोध है, अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान है, तो वाद विवाद उत्पन्न होने की स्थिति सामान्यतः नहीं होती है। तीसरा देखिए, अधीनस्थों को यानी कि कर्मचारी हैं या निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं, उनको क्या लाभ होगा, तो कर्मचारियों को अपना लक्ष्य ज्ञान होता है, तथा आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो जब तक हमें यही नहीं पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हम भाग किसके लिए रहें। तो कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का पहले से ही ज्ञान इस विधि में हो जाता है। कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है तथा निराशा समाप्त होती है। देखिए, जब हमें अपने लक्ष्यों का ज्ञान होगा तो हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, और जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमें अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त होगी, और एक संतुष्ट कर्मचारी से ज़्यादा अभिप्रेरित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, तो हमारी सभी निराशाएं समाप्त हो जाएगी। अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अभिप्रेरित होंगे, तो वो और ज़्यादा काम करने का प्रयत्न करते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं वो। अधीनस्थ अपने अधिकारों और उपेक्षाओं को भली भांति समझते हैं। भाई, हमने जो अधिकार उन्हें दिए हैं, क्यों दिए हैं, हमारी क्या उपेक्षाएं हैं उनसे। भाई, अधिकार इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपने दायित्व को पूरा कर सकें, तो हम उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं ये भी वो जानते हैं, इसलिए पूरी तत्परता से काम करेंगे।
वरिष्ठ प्रबंधकों से संपर्क में रहने के कारण कोई शंका नहीं रहती। उच्च स्तरीय से लेके निम्न स्तर तक के सब संपर्क में रहते हैं, जिससे आपस में कोई वाद विवाद नहीं होता। कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो हाथों हाथ क्लियर कर लीजिए। और जब कर्मचारी अभिप्रेरित रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे तो उनमें पहल क्षमता का गुण भी विकसित होगा। वह व्यक्ति आगे बढ़कर दायित्व को उठाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके दोष। उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे मैंने कहा, उद्देश्यों का निर्धारण उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय कर्मचारी सब जनों की सहभागिता से होता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो यह सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि कर्मचारी अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को कम से कम करना चाहेगा और वहीं उच्च स्तरीय प्रबंधक या स्वामी उनके लक्ष्यों को बड़े से बड़ा देखना चाहिए। तो जहाँ फायदे हैं वहाँ कुछ कमियाँ भी हैं। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों को संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, अल्पकालीन लक्ष्य जो हैं संगठन के और दीर्घकालीन लक्ष्य जो हैं, दोनों के बीच में तालमेल बैठाना अपना आप में एक मुश्किल कार्य है, एक समस्या है। बेलोचता के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई। देखिए, उद्देश्यदार प्रबंधन के अंदर किसी भी तरह की लोचशीलता नहीं होती। हमारा जो उद्देश्य है वो हर कंडीशन में हमें मिलना ही चाहिए, हमें प्राप्त होना ही चाहिए, जिसके कारण कई बार कर्मचारियों को कठिनाई भी होती है। ठीक है, उच्च प्रबंधकों की सहभागिता का इसमें सदैव अभाव देखा जाता है। एक्चुअली उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो अधिकारों को सौंपने में, कर्मचारियों की बात सुनने में, उनकी समस्याओं सुनने में कई बार देखा है रुचि नहीं दिखाते हैं, तो उच्च स्तरीय प्रबंधक इसमें सहभागिता नहीं निभाते। ये भी एक कठिनाई है। ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। पहले सब जने बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर एक एक व्यक्ति को उसका उद्देश्य बताया जाएगा, फिर उसके लिए अधिकारों का भारार्पण किया जाएगा। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और लास्ट है, अधीनस्थों को उचित अभिप्रेरणा नहीं मिलती इस विधि के अंदर। वो कोशिश करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जितना रिटर्न उनको मिलना चाहिए उतना इसमें इन्हें नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो ये था उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। नेक्स्ट टॉपिक है अपवाद द्वारा प्रबंधन। अपवाद द्वारा प्रबंधन जो है, जिसमें उच्च प्रबंधकों के कार्यभार को कम कर दिया जाता है। यानी कि संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंधक जो हैं केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देते हैं जिसमें अच्छा आउटपुट हमें नहीं मिल रहा हो, अच्छे नतीजे प्राप्त नहीं हो रहे हो, या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो प्रमापों के अधीन, प्रमापों के तुलना में सही नहीं हो रहे हैं। अन्यथा निम्न स्तरीय प्रबंधक कर्मचारी रोज का काम करते रहते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए, आधुनिक समय में अत्यधिक जटिल कार्य प्रबंध एक जटिल कार्य बन चुका है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा प्रबंधकों को विवश कर रही है कि वे व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों एवं लाभों के योगदानों पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है ना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, तो लाभ को अधिक से अधिक करना है और लागतों को कम करना है। लेकिन अगर प्रबंधक रोजमर्रा के काम में रहेगा तो ये काम कैसे करेगा? तो प्रबंधक सूचनाओं के बोझ के तले दब जाता है तथा अपने कार्यों को अत्यधिक जटिल हो जाता है। प्रबंधक प्रभावी प्रबंधन तभी कर पाएगा जब वह उत्पन्न वाली समस्याओं के समाधान हेतु विशेष योजनाएं उसी अनुसार तैयार करे, और इसी के लिए अपवाद द्वारा प्रबंधन तकनीक अपनाई जाती है, जिसमें उन सभी कार्य और मामलों में प्रबंधक ध्यान नहीं देते जो नियमित रूप से कार्य उपलब्धि दे रहा है। यानी कि सारे काम कर ही रहे हैं, कर्मचारी अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उच्च स्तरीय प्रबंधक यहाँ पर ध्यान नहीं देते। वह अपना ध्यान केवल उस ओर केंद्रित करते हैं जहाँ अपवाद स्वरूप उत्पन्न हुआ है, यानी कि स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ही वह वहाँ हस्तक्षेप करेंगे। ऐसी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया को सरल बनाना होता है
ताकि समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो सके। आते हैं इसके महत्व पे। प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है, क्योंकि उन्होंने जो काम है, जो सामान्य दैनिक कार्य है, वो तो दिनस्तों में बांट दिए, तो उनके व्यक्तिगत समय जो है बचता है और वो जटिल समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए यही है, जटिल समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि उस पर वो पूरा फोकस कर पाते हैं। सामान्य दैनिक कार्यों पर उन्हें ध्यान नहीं देना पड़ता। निर्णय की बारंबारता को कम किया जा सकता है। देखिए, अगर हम ऐसा ना करें तो जो निर्णय हम दे रहे हैं वो रोज़ की रोज़ एक ही डिसीज़न देना, समय वेस्ट होता है। आप लोग स्कूल में आते हैं, स्कूल के अंदर आपको पता है आपका क्लासरूम कौन सा है, आप आएंगे सीधा बैठ जाएंगे। मान लीजिए रोज़ ही रोज़ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि भैया स्कूल के अंदर आओगे, आज आपका रूम नंबर ये है, आज आपका बेंच नंबर ये है, आज आपका पहला पीरियड, तो रोज़ की रोज़ अगर एक ही चीज़ आपको बताइए तो उसमें समय बर्बाद कितना होगा। तो इन चीज़ों पर बारंबारता जो है कम कर दी जाती है इस विधि के अंदर। अधिक योग्य व्यक्ति उच्च योग्यता के कार्यों पर लगाया जा सकता है और कम योग्य व्यक्तियों को साधारण कार्यों पर लगाया जा सकता है, जिससे उनको एक्सपीरियंस आएगा और धीरे धीरे अधिक योग्यता होते ही उन्हें भी अच्छे कार्य पर लगाया जाता है। तो व्यक्तिगत उन्नति भी इसमें होती है। नेक्स्ट है, कठिन समस्याओं को शीघ्रता से समझा जा सकता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। और लास्ट है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। यह पूर्णतः लोचशील प्रक्रिया है, जिसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कार्य परिवर्तित किया जा सकता है। आते हैं इसके दोष पे। यह संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाता है, क्योंकि हम अधीनस्थों को काम देते हैं, अधीनस्थ अपने हिसाब से काम करते हैं, तो उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप, उनके व्यक्तिगत विचार को बल मिलता है, जो संगठन के लिए कई बार घातक भी हो सकता है। सेकंड देखिए, यह प्राय अविश्वसनीय समकों पर आधारित होता है। समंक यानी कि डेटा, सूचनाओं। तो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वह विश्वसनीय हो, विश्वास करने योग्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी एक समस्या है। तीसरा है, यह कागजी कार्रवाई को बढ़ाने का काम करता है। अब पेपर वर्क बढ़ जाएगा, एक एक चीज़ की चेक करो, एक एक चीज़ की रिपोर्ट दो, तो ऑलरेडी काम का लोड तो बढ़ा ही दिया। यह व्यापक अवलोकन की आवश्यकता रखती है, जो प्राय संभव नहीं है। अब प्रबंधक डेली की डेली सारा एनालाइज करेगा, सबकी तुलना करेगा, काम कौन सा सही से हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो उसका समय तो यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। फिर वो काम कब करेगा? समय की बचत कहाँ हुई उसके? यह प्रणाली अनेक घटकों का माप ठीक प्रकार से नहीं कर सकती। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, और यह आंकलन कर पाना एक मुश्किल प्रक्रिया है कि कौन सा काम सही प्रकार से हो रहा है और कौन सा सही प्रकार से नहीं हो रहा है। चलिए इसके बाद में आते हैं तीसरा, व्यूह रचनात्मक प्रबंध। व्यूह रचनात्मक प्रबंध संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूपों का निर्धारण करता है। इसका आशय संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में निर्णय लेने तथा उन निर्णयों को लागू करने का। देखिए, सामान्यतः एक प्रबंधक अपने संगठन की स्थिति, भविष्य के उद्देश्यों, अपनी प्रतियोगी संस्थाओं, कर्मचारियों और ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक व्यूह रचना तैयार करता है कि संगठन किस प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। सबसे अच्छा मेथड ये माना गया है, सबसे अच्छी विधि यही है कार्य करने की, जिसके अंतर्गत हम एक व्यू रचते हैं, यानी कि एक ऐसी नीति का निर्धारण करते हैं जिससे हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। यह जो विधि हमने निर्धारित की है, जो तकनीक है, यह एक गतिशील प्रक्रिया भी है, यानी कि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि संगठन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहले यह एक औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, व्यूह रचना का निर्माण, क्रियान्वयन
में सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। यानी कि हम बार बार एनालाइज करते हैं कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और गलतियों में सुधार कैसे करना है, क्या क्या हमें नई तकनीकें लानी है, कौन सा नया विचार काम में लेना है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड है प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को इस रूप में प्रकट करता है कि वे कुछ निश्चित व्यूह रचनाओं को अपनाएंगे ताकि संगठन के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है ना। तो संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो योजनाएं बनाएं जिससे जो है आसानी से लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। व्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि इसमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध कदमों का उपयोग किया जाता है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हमें पता होता है। व्यूह रचनात्मक प्रबंध कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। संगठन की व्यूह रचना बनाने का काम हमेशा हाई लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। पहले बता चुका हूँ, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलते वातावरण के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। अब आते हैं इसके महत्व में। देखिए, व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यूह रचनात्मक प्रबंध व्यवसाय के कुशल संचालन को संभव बनाता है क्योंकि इसमें हम अनेक परिवर्तनों को आसानी से लागू कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। सेकेंड है उद्देश्यों को स्पष्ट एवं प्रेरणा। अब इसके अंतर्गत उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया जाता है ताकि कर्मचारी अधिक से अधिक अभिप्रेरित हों, वह अपने उद्देश्यों को संगठन के उद्देश्य से जोड़कर देख सकें और अच्छे से काम कर सकें। चुनौतियों का सामना करने में सहायक। इस प्रबंध द्वारा वातावरण की चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है क्योंकि यह वातावरण का पूर्वानुमान लगा के उसी के अनुसार नीतियां बनाने का कार्य करता है। संगठन की योग्यता में वृद्धि। देखिए, इस प्रकार के प्रबंधक द्वारा जब संगठन की योग्यता में वृद्धि होती है क्योंकि इसमें तालमेल का वातावरण उत्पन्न होता है। सभी को पता है कि क्या कार्य करना है, किस प्रकार से करना है और क्यों करना है। और परिवर्तनों के विरोध में कमी, क्योंकि इसके अंदर सभी कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, उनके संदेहों का समय समय पर निवारण होता है, तो वह परिवर्तनों का विरोध नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह परिवर्तन उनके लिए कितने लाभदायी होने वाले हैं। ठीक है ना। तो यह व्यूह रचनात्मक नियोजन, इसका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चैप्टर नंबर 4, अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन, जिसमें बताया जाएगा कि कर्मचारियों को काम कराने के लिए अभिप्रेरित किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही हम रखेंगे। थैंक यू।